ठीक है। सो न्यू टॉपिक बैटरी। चलो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड अ सेल। सबसे पहले चीज़ बैटरी सेल्स का कंपोजिशन है, कंपोजिशन ही कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, बैटरीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ मैनी सेल्स, मैनी गैल्वेनिक सेल। ये बात याद रखना, ठीक है। तो बैटरी इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स। किस में अरेंज होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? अरेंज इन सीरीज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो दो टाइप की बैटरीज हैं हमारे पास, वन इज प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी सेल कहेंगे या प्राइमरी बैटरी कह देंगे। अनदर इज सेकेंडरी। सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है। अब प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है, बात से समझ जाओ। प्राइमरी मतलब नॉन रिचार्जेबल, जिसको वन टाइम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक ठीक है। मैनी गैल्वेनिक सेल कर लेना इसको, ये ज़्यादा बेटर है। मैनी गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक क्या तो होता था, व्हाट इज गैल्वेनिक? जो कन्वर्ट करता था केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम बैटरीज जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के कोर्स में दो बैटरीज हैं आपकी प्राइमरी सेल पे और दो हैं आपके सेकेंडरी सेल पे, और दोनों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की। तो प्राइमरी सेल से स्टार्ट करेंगे और इसकी कहानी बताएंगे। अच्छा, और बेटा कोशिश करना है कि ऑन द स्पॉट ही आप इन चीज़ों को याद कर लो, क्योंकि मैं आपसे बार बार पूछूंगा ये बातें। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? नॉन रिचार्जेबल सेल, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें पहला आता है आपका, दैट इज ड्राई सेल। और ड्राई सेल का दूसरा नाम जानते हो कोई? लेक्लांचे सेल, LACLANCHE, लेक्लांचे सेल। देखो बेसिकली क्या बातें याद करनी होती है आपको। जनरली कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया और उसकी रिएक्शन किया है, प्लस उसका डायग्राम अगर आता है तो, ठीक। ये 5 चीज़ें होती हैं सब में। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और एनोड कैथोड की रिएक्शंस क्या है, और डायग्राम क्या है, बस। जनरली क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आता है यहाँ से, ठीक है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन तो खूब बन जाते हैं। तो ड्राई सेल के अंदर हम एनोड क्या लेके चलेंगे, कैथोड क्या लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेके चलेंगे। ड्राई सेल समझते हो ना आप लोग, जो घर में यूज़ करते हैं हम, पेंसिल सेल्स वगैरह। पेंसिल सेल कभी देखा है? यस सर, वो रिमोट में भी लगता है। रिमोट में लगाते हैं हम लोग, पतले से मोटे से, उन्हें कहते हैं ड्राई सेल्स, वो ठीक है ना। और एक और चीज़, कौन से? ट्रिपल ए होते हैं शायद से। ट्रिपल ए, वो तो पता नहीं मेरे को, अगर आपको देखना मैं बता दूंगा आपको कैसे होते हैं। सेकेंड थिंग, एक होते हैं बटन सेल, जो हम लोग वॉचेस के अंदर यूज़ करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, प्राइमरी सेल्स में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनोड क्या लेके चलते हैं यहाँ? एनोड इज जिंक कंटेनर, जिंक का बना हुआ कंटेनर लिया जाता है। कैथोड इज ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। क्या हुआ? ऑन कर। नाउ थर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये दोनों को पेस्ट। आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो ड्राई सेल्स हमारे घर में रखे रहते हैं, अगर हम उसको यूज़ ना करें काफ़ी दिनों तक, तो उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो स्वेलअप हो जाता है और उसमें से ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखना, अगर आप किसी बहुत पुरानी, जैसे साल 2 साल हो गए और उसको यूज़ नहीं किया आपने, या फिर कहीं लगा के छोड़ दिया है बस उसको, तो उसको देखना, ठीक है ना। तो वो अंदर से ब्लैक सब्सटेंस निकाल देता है और स्वेलअप भी हो जाता है।
तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं बेटा इसकी। अच्छा, एक और बात कि ये सारे के सारे गैल्वेनिक सेल है, तो कैथोड और एनोड किस तरह की होंगी, कौन से चार्ज होंगे और क्या होगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। तो बताते चलो, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है आपका जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर जो किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की, दैट इज एक्टिंग एज एनोड। चार्ज क्या होगा बता सकते हो बेटा, व्हाट इज द चार्ज हियर? एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं हम ग्रेफाइट रॉड और जिसको सराउंड कर देते हैं विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये पॉजिटिवली है आपका चार्ज, जिसको हम कैथोड बोलेंगे, और कैथोड इज ग्रेफाइट रॉड। ये क्या है? ग्रेफाइट रॉड। ये ग्रेफाइट रॉड है और इसके चारों तरफ हमने सराउंड किया हुआ है। यहाँ क्या डाला गया बताओ? पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। तो यहाँ पे पेस्ट डाला गया, दैट इज पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसका ये है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इसकी वॉल है ये पोरस होती है ताकि आयंस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लेके चल रहे हैं बेटा? इट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। ये पेस्ट था यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम मैंने वैसे नहीं बनाया कंप्लीटली, आई होप आप समझ गए होंगे। जो मेन उसका मेन कंसेप्ट है वो देखा है आपने। अब देखते हैं हम लोग कि रिएक्शन क्या होती है। देखो, एनोड पे तो हमेशा क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। सीधी सी बात है। तो एट एनोड से स्टार्ट करो। एनोड पे हमारे पास अवेलेबल क्या है? जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा भैया। जिंक जो है वो जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ऑक्सीडेशन हुआ। अब कैथोड पे जरा बात समझिए। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ध्यान रखना है आपको, भाई ग्रेफाइट का तो कोई रोल है ही नहीं, ग्रेफाइट तो इनर्ट होता है नॉर्मली। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है और सॉल्यूशन के अंदर पेस्ट पड़े हुए हैं अमोनियम क्लोराइड्स के और जिंक क्लोराइड के। ठीक है, तो मैग्नीज जो होता है, सॉरी, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से NH4 पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब करता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो बनाएगा वो इंपॉर्टेंट है। और यही आपको रीज़न पता चलेगा कि ये स्वेलअप क्यों हो जाता है लॉन्ग टाइम रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस अमोनिया गैस लिबरेट होती है, NH3 गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, इस अमोनिया गैस के लिबरेशन की वजह से स्वेलअप होता है। बात समझ में आई? फटाफट याद कर लोगे? देखो अभी एक है, जब ये 5 आते हैं ना तो दिक्कत आती है, किसका इलेक्ट्रोलाइट क्या था, किसका एनोड क्या था, किसका कैथोड क्या था। तो इसलिए ऑन द स्पॉट याद करना है। एनोड पे क्या है बिना देखे? इधर एनोड पे क्या है? कैथोड पे क्या है? ग्रेफाइट रॉड, जो कि सराउंड की गई है किसके साथ? मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर के साथ। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दोनों के क्लोराइड है, जिंक के क्लोराइड प्लस मैग्नीज के क्लोराइड, अमोनियम के क्लोराइड। फिर रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन में क्या होगा? एनोड पे तो सिंपल है, एनोड का हमेशा सिंपल होगा। कैथोड पे ध्यान देना है हर रिएक्शन में। मेन एनोड पे क्या होगा? जिंक आयन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर जो पेस्ट था, ठीक है, उसमें से कार्बन ग्रेफाइट तो इनर्ट की तरह काम करता नॉर्मली, जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट से अमोनियम आइंस आएंगे, ठीक, और वो क्या करेंगे? दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर और बना लेंगे मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुक में याद रखना, कई बार मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, कई बार मैग्नीज हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं प्लस वाटर प्लस अमोनिया भी लिखते हैं। तो एक्चुअली ये बनता है, इसको फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। प्लस अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो ये गैस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी की वजह से स्वेलअप भी होता है।
क्योंकि गैस से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पूरी पैक्ड है। याद हुआ? फटाफट लिखो, बी क्विक। सी सेकेंड इज बटन सेल और मर्करी सेल। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं जनरली? घड़ी में। वॉचेस के अंदर यूज़ करते हैं। इसका जो टोटल पोटेंशियल होता है वो 2 वोल्ट के आसपास होता है। 1.95 से लेकर 2.03 वोल्ट मिलता है इसका EMF। तो ज़्यादा इसका वोल्टेज नहीं होता, ध्यान रखना ये बात, लेकिन लॉन्ग लाइफ देता है, कभी ख़राब नहीं होते। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। क्यों नहीं होता उसका रीज़न समझना, और यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो एनोड क्या लेके चले? जिंक अमलगम। कैथोड क्या लेके चले? मर्करी सेकेंड ऑक्साइड। दिस इज मर्करी सेकेंड ऑक्साइड, ये याद रखना, ये Hg सेकेंड ऑक्साइड है। मर्करी सेकेंड ऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर। ठीक है, वहाँ पर भी कार्बन पाउडर था, यहाँ पर भी कार्बन पाउडर, दोनों तरफ कॉमन है। इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया, वहाँ पे क्या था? पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है? KOH प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक अमलगम OH नेगेटिव आयन, ये कहाँ से आया? आपके इलेक्ट्रोलाइट से है। OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जरा देखिए मर्करी, देखो जिंक था, जिंक ऑक्साइड में चला गया। सेकेंड इज मर्करी ऑक्साइड था, मर्करी में चला गया। ओवरऑल रिएक्शन इसकी ये बनती है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अपॉन बैलेंसिंग तो 2 OH से 2 OH कट गया, वाटर से वाटर कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिंक अमलगम प्लस HgO मिलके क्या देना है बेटा? जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। देयर इज नो आयन लेफ्ट। जब कोई आयन ही नहीं है तो रिएक्शन आगे फर्दर स्टॉप हो जाती है। तो इसीलिए यही बार बार काम आते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो याद करना है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। यस दीक्षा, स्टार्ट हो जाए। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले बता मेरे को ड्राई सेल का एनोड क्या था? जिंक कंटेनर। इधर क्या है? जिंक अमलगम पेस्ट। ठीक है, कैथोड क्या था? ग्रेफाइट की रॉड सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर यहाँ पर भी है, लेकिन साथ में क्या है यहाँ पर? जिंक मर्करी ऑक्साइड। मर्करी सेकेंड ऑक्साइड है। वहाँ पे क्या था हमारे पास? मैग्नीज ऑक्साइड था। यहाँ पर भी ऑक्साइड है लेकिन मर्करी ऑक्साइड है, ऐसे याद कर। देन थर्ड इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ क्या था? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। यहाँ पे क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH प्लस जिंक ऑक्साइड। अब एक बात याद रखना, यहाँ मेटल है ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड है मेटल में कन्वर्ट होगा, सीधी सी कहानी। ठीक है, मेटल है ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ऑक्साइड है तो मेटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जिंक अमलगम था, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मर्करी ऑक्साइड था, मर्करी में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारी चीज़ कट गई। और 5 मिनट बाद वापस पूछूंगा, याद रखना। लिख लिया ये फास्ट? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इस पे पहले बात करते हैं। पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल। जिंक क्लोराइड का काम क्या था? जिंक क्लोराइड क्या काम कर रहा था बेटा? एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था। तो हम जिंक क्लोराइड को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं ड्राई सेल के अंदर, बाकी और कुछ क्यों नहीं? ठीक है, देखो आंसर इसका। जिंक क्लोराइड जो होता है, जिंक क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। जिंक क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन क्या होगी? जिंक क्लोराइड प्लस अमोनिया रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है जिंक अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनिया गैस निकल रही थी ना, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक, आगे लिखो इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, in the absence of zinc chloride, ammonia creates pressure। अगर इसकी एब्सेंस हो गई, जिंक क्लोराइड हमने नहीं लिया, तो वो क्या करेगा? अमोनिया गैस जो निकल रही है वो प्रेशर क्रिएट कर जाएगा, और फिर क्या होगा? एंड
द सील विल ब्रोकन अप, ड्यू टू विच सील विल ब्रेक। ठीक है, समझ में आया? अमोनियम क्लोराइड का क्या काम था बेटा? अमोनियम क्लोराइड का तो काम था बेसिकली, क्या करता था वो? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था कैथोड के साथ में और मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बना लेता था, लेकिन बच जाता था जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड सिर्फ एक ही काम करता है कि जो गैस वहाँ से निकलेगी अमोनिया, उस गैस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उस गैस को कंट्रोल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, जिसकी वजह से ये जो गैस है वो यूसअप होगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, वहीं कंज्यूम होगी। इसका नाम देखो, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ काम में आएगा, तुम्हें कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वहाँ पता लगेगा। वैसे इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइडो डाई अमाइन जिंक सेकेंड आई। इसकी नेमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो बात करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका 9th चैप्टर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? सेकंड इज व्हाई ड्राई सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम इवन इफ इट इज नॉट इन यूज। क्यों? अगर हम उसको यूज भी नहीं करते तो भी वो डेड हो जाता है। डेड मतलब खराब हो जाता है। लिखो बेटा इसका आंसर। इट विल डेड बिकॉज ammonium chloride is acidic which corrode the zinc container। जो अमोनियम क्लोराइड है वो टूटेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो एसिडिक सॉल्ट बन गया एक तरह से। तो ये एसिडिक होगा नेचर का, जो जिंक कंटेनर को कोरोड कर देगा, उसको खराब कर देगा। और जिंक कंटेनर में ही तो सारा सिस्टम आपका पड़ा हुआ था। समझ में आ गया? तो अगर जिंक कंटेनर खराब हो गया तो सारी कहानी गई। दूसरी बात, रिएक्शन के दौरान अमोनिया गैस में निकलेगी, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया, कंटेनर भी खराब हो गया, अमोनिया गैस में निकल रही है, फिर तो पूरा ही तबाह हो गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर उसको यूज़ कर लो, जितना उसका टाइम होता है एक्सपायरी डेट तक यूज़ करो, अदरवाइज उसको स्टोर नहीं करना। ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर लिया तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि यूज़ करो। नाउ मर्करी सेल पे आते हैं। वाई अ बटन सेल और मर्करी सेल गिव अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट द लाइफ। उसका वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। तो थ्रू आउट जो होती है इसको 2 वोल्टेज ही देता है। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा ये जो आपके ड्राई सेल्स होते हैं, कई बार ये डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर आप इसको क्या करते हो, धूप में रख देते हो या उसको तोड़ते हो, दबाते हो थोड़ा सा, तो वापस स्टार्ट हो जाते हैं। होता है ना भाई? करके देखा है कभी? घर पे नहीं किया भाई? ये पतले पतले जो सेल्स होते हैं जो रिमोट वगैरह में डलते हैं, अगर ये एक बार यूज़ करना बंद कर दें, वीक हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ वीक होने स्टार्ट होते हैं। तो तुम क्या करते हो, या तो उसको धूप में रख देते हो या उसको पिचका देते हो, ऐसे प्रेस करके फिर लगा देते हैं, फिर से चालू हो जाता है काम। होता है नहीं होता? आई थिंक सब ने किया होगा ये काम। नहीं किया? करके देखना कर। धूप में रखा है ना, तो होता है। बट तो जनरली क्या होता है, इसका जो ड्राई सेल होता है ये अपना वोल्टेज धीरे 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 कम करता है। लेकिन बटन सेल में ना ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बटन सेल जितनी वोल्टेज स्टार्टिंग में दे रहा होता है, जितनी वोल्टेज एंड में देगा, दोनों बराबर होंगे। ये खत्म होगा तो एक साथ ही बंद, चाहे इसको फिर कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला स्टार्ट। क्यों? क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयंस प्रेजेंट नहीं थे, जबकि यहाँ पर लास्ट रिएक्शन में भी आयंस थे, अमोनियम आयन पड़ा था आपके पास। ठीक है, तो पहले इसमें लिखो, द ओवरऑल रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। ओवरऑल रिएक्शन डू नॉट कंटेन एनी आयन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, whose concentration can change। ठीक है? So and the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था हमने? बताओ बताओ, मर्क्यूरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था? KOH। क्या यूज़ किया था हमने इसको? कितना लिया था उतना निकल पिया था। समझ में आया? तो जो OH नेगेटिव आयन था विच इज यूज्ड is not consumed
पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है। हैंस इट गिव कांस्टेंट वोल्टेज। तो बेटा रोल प्ले समझ में आया सब कुछ। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। डन? एनी डाउट यू कैन आस्क। नाउ सेकेंड इज सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल तो हम रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल सेल्स होते हैं और इसको रिचार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वही चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पर बात आती है यहाँ कि किस तरह से इनकी चार्जिंग होती है, किस तरह से इनकी डिस्चार्जिंग है, देखते हैं। नाउ से सेकेंडरी सेल भी हमारे कोर्स में 2 हैं। सेकेंडरी सेल पहले मैं लूँगा लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये और आसान है, ये उससे भी आसान है। ठीक है, पहली कुछ चीज़ें याद रखो। लेड स्टोरेज बैटरी ये होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 वोल्टिक सेल। वोल्टिक मतलब गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सबको सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं ताकि इक्वल वोल्टेज निकल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एनोड का, इसका कैथोड का और इसके इलेक्ट्रोलाइट का। अच्छा, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? वो एक तरफ यूजअप होना, काम में ले रहे हैं। रिचार्जिंग मतलब यूजअप होने के बाद ख़त्म हो चुका है, वापस से उसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि काम लेने के लायक बना सके। यही मतलब है ना, ध्यान रखना। तो ये जो हम बात करेंगे रिएक्शंस हो रही है, क्या है? इसका डिस्चार्जिंग है। ठीक है, और फिर रिचार्जिंग 2 सेकंड का काम है, इसको याद रख लेना। नाउ एनोड जो होता है इट इज स्पंजी लेड, ये स्पंजी लेड का बना होता है। ठीक है, कैथोड जो होता है इट इज लेड ग्रिड्स। ग्रिड समझते हो? पावर ग्रिड, जालियां। ठीक है, लेड ग्रिड्स सराउंडेड बाय या कोटेड विद सर पावर ग्रिड को पावर ग्रिड कहते हैं। जालियां होती है ना, बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं। ठीक है, कोटेड विद लेड ऑक्साइड, पीवी सेकेंड ऑक्साइड। बातें नहीं याद दो। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज 38% H2SO4 बाय मास। मास मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, डायग्राम देखो जरा इसका। ठीक है, इस तरह से लंबा सा कंटेनर लो। इस कंटेनर के अंदर हम लोग रखेंगे एनोड और कैथोड प्लस इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा देखना आप लोग किस तरह से बात हो रही है। 6 वोल्टिक सेल है, ठीक है। ये तो बनाया मैंने पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैथोड। और अब बनाएंगे अपन एनोड, और एनोड को देखो कैसे बनाते हैं अपन। ये सब गैल्वेनिक सेल ही है बेटा, सारे फ्यूल्स मतलब सारे के सारे बैटरीज के हैं गैल्वेनिक सेल। उसको यूज़ करके तो एनर्जी निकाल रहे हो ना, तो वो क्या होंगे? सारे के सारे फ्यूल सेल्स ही कहलाएंगे। आपके सेल्स हैं, आपके गैल्वेनिक सेल्स हैं, वोल्टिक सेल्स हैं। और इनको बहुत पास पास लगाया जाता है ताकि जितनी रिएक्शंस हो तुरंत ही इसके पास पहुंच जाए, कैथोड के पास। अच्छी वोल्टेज नीचे। हाँ, एक देता है करीब 2 वोल्टेज, तो 6 कितना देगा? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की जो बैटरी आती है, जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? कार्स में, बाइक्स में 12 वोल्टेज की बैटरी यूज़ करते हैं, वो यही होती है। ये हमने नेगेटिव एनोड। जैसा डिस्ट्रीब्यूटर में तो इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर इसके अंदर ये एनोड कैथोड होती है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। This is the electrolyte which is 38% H2SO4
बाय मास। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर ये तो लिए हमने लेड ग्रेड्स, ये ग्रेड्स हैं, और ये है आपका स्पंजी लेड। स्पंजी लेड मतलब आपने थोड़ा सा उसको मेल्ट करके रखा हुआ है, लेकिन उसको मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं लाए, इतना हीट किया है कि वो स्पंजी फॉर्म में आ चुका है। अब लेड ग्रिड्स आर सराउंडेड विद एनोड, आपका था, हाँ ये उल्टा हो गया, तो चलो कोई नहीं, सिंबल चेंज कर लो, ये नेगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, तो ये तो बन गया आपका कैथोड और ये बन गया आपका एनोड। ठीक है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। कैथोड पर हैं लेड ग्रेड, बिल्कुल सही है। एनोड पर हैं स्पंजी लेड, सही है। ठीक है, याद हुआ? याद हो गया ना? एनोड कैथोड, इसमें सब कुछ लेड 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 है और कुछ नहीं है। अब बात समझो, एनोड की क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड एंड कैथोड। अच्छा एक चीज़ मैं बोल रहा था आपको कि जो लेड ग्रिड्स हैं वो सराउंडेड किससे हैं बेटा? दैट इज कोटेड विद किससे? लेड ऑक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कोटेड विद PbO2, लेड ऑक्साइड। अब सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है H2SO4 जो तुरंत ही टूट जाएगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ये ध्यान रखना कि इसका सल्फेट आयन काम में आएगा। ठीक है, नाउ एनोड पे क्या होगा? एनोड पे था आपके पास लेड, स्पंजी लेड था। जो स्पंजी लेड था वो इन सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा जो इलेक्ट्रोलाइट से, और क्या बना देगा? लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। एनोड सबका आसान होता है, कैथोड पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कैथोड की रिएक्शंस क्या होती हैं। नाउ फॉर कैथोड, देखिए बेटा कैथोड पे क्या था हमारे पास? कैथोड पे कांटेक्ट में कौन आ रहा है? क्या लेड ग्रिड्स आ रहे हैं? नहीं, कांटेक्ट में कौन आएगा? PbO2 आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो PbO2 कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, प्लस किसके कांटेक्ट में आ रहा है? सल्फेट आयन के, इसलिए सल्फेट आयन के साथ में रोल प्ले करेगा। प्लस कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, प्लस इसके 4H पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा देखो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के इस्तेमाल होंगे आपके टोटल, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे? लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। अब एक बात समझो, ये तो होगी रिएक्शन के बाद, फटाफट लिख लो इस बात को, पहले रिएक्शन लिख लो बेटा। ओवरऑल रिएक्शन भी बता देते हैं आपको, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक है, PbO2 प्लस Pb प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके? SO4 2 नेगेटिव के प्लस 4H पॉजिटिव, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल SO4 का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया, इट विल गिव यू 2 मॉलिक्यूल PbSO4। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ये याद करना है, रिचार्जिंग एक छोटी सी ट्रिक दूंगा, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, इसे डिस्चार्जिंग बोलेंगे हम। बी क्विक। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों तरफ PbSO4 बन रहा है, तो ये जो PbSO4 बनता है, ये PbSO4 यहाँ से देखो लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेड ऑक्साइड सल्फेट और 4H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना गया। ये लेड सल्फेट तुरंत ही रिएक्शन करके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा आपके एनोड पर, और एनोड पे पूरी तरह से कवरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो डिस्चार्जिंग कब कंप्लीट मानेंगे हम? जब ये जो लेड थे, स्पंजी लेड थे, इसके ऊपर क्या आ गया? किसकी कोटिंग हो गई? लेड सल्फेट की कोटिंग अगर हो जाती है तो ये हो जाता है पूरी तरह से डिस्चार्ज कंप्लीट। अब इसको और यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे?
इसको यूज़ करने के लिए हम लोग वापस से इसको रिचार्ज करेंगे। अब रिचार्ज की ट्रिक समझो। ना 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 समझो एक बार ध्यान से। रिचार्ज की ट्रिक ये रब करो, देखो दिस इज द डिस्चार्जिंग, नाउ द रिचार्जिंग। देखिए व्हाट इज एक्चुअली द रिचार्जिंग ऑफ लेड सेल। कैथोड को बनाओ एनोड, एनोड को बनाओ कैथोड, रिचार्ज या रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। क्या करेंगे बेटा, एनोड को बनाएंगे कैथोड और कैथोड को बनाएंगे एनोड, और रिएक्शन को उल्टा करेंगे। साइमल्टेनियसली लिखते चलो। कैथोड पे जो रिएक्शन थी, मतलब एनोड की रिएक्शन है, एनोड पे क्या रिएक्शन थी बेटा, एनोड पर लेड प्लस SO4 नेगेटिव आपस में रिएक्शन करते थे और बनाते थे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देते थे। एनोड को कैथोड बना दिया और उल्टा कर दो। अब कैथोड को एनोड बना और उल्टा कर दो। यहाँ क्या होता था कि जो लेड ऑक्साइड है वो सल्फेट आयन प्लस 4H पॉजिटिव, सॉरी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता था बेटा, PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। समझ में आया? तो क्या ट्रिक है, व्हाट इज द ट्रिक, कैथोड को एनोड बनाओ, एनोड को कैथोड बनाओ और रिएक्शंस को उल्टा कर दो। ओवरऑल रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बन जाएगा PbO2 प्लस Pb प्लस 2 सल्फेट आयन प्लस H पॉजिटिव 4 थे ना, ये 2 थे, 4 थे ना, प्लस 4H पॉजिटिव, टोटल 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं बाय मास। ठीक है, आया समझ में? रिचार्जिंग बहुत आसान, तो डिस्चार्जिंग याद रखनी। एग्जाम में आता है लेड स्टोरेज बैटरी की वर्किंग क्या है, तो वर्किंग बताना मतलब डिस्चार्जिंग बताना। क्लियर हुई कहानी? ठीक है, याद हो गया? अब बात आती है निकेट सेल की, लास्ट टॉपिक निकेट सेल। ठीक है, सो नया कौन सा सेकेंडरी सेल है आपका, निकेट सेल। निकेट में देखो सबसे आसान क्या है कि ये निकल कैडमियम सेल है, जनरली थोड़ा कॉस्टली होता है लेड स्टोरेज बैटरी के, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल वॉचेस। ठीक है, तो जनरली इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम लोग, दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल वॉचेस। थोड़ा वोल्टेज इसका कम रहता है, ध्यान रखना, अराउंड इसका रहता है 1.14 वोल्ट, टोटल वोल्टेज इतना देता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो पोटेंशियल देता है वो देता है आपको 1.14 वोल्ट। ठीक है, जबकि स्टोरेज सेल कितना देता था हमको, 12 वोल्ट देता था। एक सेल जो था वो 2 वोल्ट देता, तो 6 सेल लगे थे सीरीज में, तो 12 वोल्टेज का दे देता है। अब इसमें देखो सबसे आसान क्या होता है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इजी थिंग यहाँ पर ये आती है कि जो एनोड होता है यहाँ वो कैडमियम है। ठीक है, एनोड इज कैडमियम, कैथोड इज निकल 4th ऑक्साइड, निकल 4th ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, NiO2, ऑक्सीजन पर चार्ज 2 नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास KOH। ठीक है, और वो भी KOH एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, एक्वा सॉल्यूशन। अभी बात करेंगे इसके डिस्चार्जिंग। लेड स्टोरेज बैटरी याद है आपको, एनोड पे क्या था, स्पंजी लेड, कैथोड पे क्या था, लेड ग्रिड्स कवर्ड बाय PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट क्या रखा था, 38% बाय मास H2SO4। याद आ गया? और रिएक्शन भी आसान थी, एनोड भी क्या रिएक्शन थी, लेड था तो Pb प्लस इलेक्ट्रोलाइट से SO4 नेगेटिव लेकर क्या बनाता था, वहाँ तो PbSO4 ही बनता था, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कैथोड पे बात करेंगे तो कैथोड पे क्या होती थी, PbO2 कॉन्टेक्ट में आ रहा था, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे थे आपके, PbSO4 प्लस
वाटर मॉलिक्यूल बाहर लिबरेट कर रहे थे, याद आ गया। तो अब यहाँ बात करते हैं, तो इसके एनोड पे क्या होगा, एट एनोड क्या रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, यहाँ याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि जो कैडमियम है, एनोड पे कैडमियम होता है, तो कैडमियम सॉल्यूशन से OH नेगेटिव आयन एब्जॉर्व करेगा, तो 2OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन से एब्जॉर्व करता है और क्या बनाता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। नाउ कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड। कैथोड पे हमने रखा हुआ है निकल सेकंड ऑक्साइड, है ना। तो ये जो निकल फोर्थ ऑक्साइड है, ये वाटर एब्जॉर्व करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाता है किसमें, निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या निकल जाता है, 2OH नेगेटिव बाहर लिबरेट हुआ। तो देखो अच्छी बात यह है सेकेंडरी सेल्स की, दो हमारे जो कोर्स में हैं वहाँ PbSO4 दोनों तरफ बन रहा था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दोनों तरफ बन रहा है। एनोड पे हम कैडमियम लेते हैं तो कैडमियम का हाइड्रोक्साइड, कैथोड पे हम लोग निकल फोर्थ ऑक्साइड लेते हैं तो निकल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो क्या बनेगा, दिस इज द डिस्चार्जिंग, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कट गया, क्या बना, CD प्लस NiO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स यू निकल हाइड्रोक्साइड प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड। और टोटल जो E0 है इसका, E0 सेल वो कितना आता है, 1.14 वोल्ट, इतना वोल्टेज देता है। दिस इज द डिस्चार्जिंग, ये हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग की। फटाफट से रिचार्जिंग बता दो बेटा। रिचार्जिंग में सिंपल सा कहानी ये था कि एनोड को कैथोड बना दो, कैथोड को एनोड बना दो और रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो बेटा डिस्चार्जिंग हो गई, रिचार्जिंग देखो। तो एनोड की बात करते हैं, तो एनोड की जगह पर रखेंगे हम कैथोड को, और कैथोड की रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, निकल डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH नेगेटिव। नाउ एट कैथोड, एनोड की रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके देंगे आपको CD प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन के लिए बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी कहानी है इसमें, रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, NiOH होल ट्वाइस प्लस CdOH होल ट्वाइस, इट विल गिव यू NiO2 प्लस वाटर प्लस CD। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ में, इजी सा कंसेप्ट है। तो चारों सेल आई थिंक याद हो गए होंगे अब। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ बैटरीज फिनिश होगी, अब बात करते हैं फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल क्या होते हैं, फ्यूल सेल देखो नाम में ही पता चल रहा है, जब फ्यूल को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन द केमिकल एनर्जी एज अ फ्यूल, व्हेन the chemical energy of the fuel is used as electrical energy. बातें नहीं पढ़ो। When the chemical energy of fuel directly used as electrical energy is called as fuel cells. इसे डायरेक्टली यूज कर लेना, इज डायरेक्टली यूज एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्यूल सेल। बहुत सारे फ्यूल सेल्स हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ फ्यूल सेल्स के, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जिसको हम बैकॉन सेल बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल, जनरली हमारे कोर्स में तो एक ही सेल है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक मीथेन ऑक्सीजन सेल। ठीक है, और लाइक प्रोपेन ऑक्सीजन सेल, C3H8
O2 सेल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये नाम आपको इसलिए बताएं एक्स्ट्रा क्योंकि कई बार बोल देते हैं आपको कि बेकन सेल के अलावा भी कोई फ्यूल सेल का नाम बताऊं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सेल्स को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल्स कहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? नाउ हम बात करेंगे मेनली बेकन सेल पे। बेकन सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकन सेल। इट्स BECON, बेकन सेल, ठीक है। बेकन सेल जो था उसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? बैकऑन ने। नहीं, इट इज यूज्ड इन अपोलो 11 मिशन, मून मिशन। अपोलो मून मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग बैठ के फर्स्ट टाइम मून पे गया था, ठीक है। और क्यों इसको यूज़ करते हैं वो आगे बताऊंगा आपको, जनरली क्यों इसका बेनिफिट था बताएंगे आपको। नाउ इसमें जनरली देखो क्या बातें याद रखनी है आपको कि पहले तो इसका काम क्या है, देखो नाम में पता चल रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बस तो दो ही चीज़ होंगी इसके अंदर में, बनाते चलो बेटा साथ ही साथ। दिस इज पोरस ग्रिड्स, दोनों तरफ से यहाँ सप्लाई करेंगे हम, एक तरफ से तो हाइड्रोजन डालेंगे, दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर देते हैं विद द बैटरी। एक को मान लेते हैं एनोड और एक को मान लेंगे हम कैथोड। तो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड पे तो होता है आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, और कैथोड पे होगा आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो है दीज आर पोरस इलेक्ट्रोड्स, ये पोरस इलेक्ट्रोड्स होती हैं दोनों तरफ। पोरस का मतलब जिसमें होल्स हो, दीज आर द पोरस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जनरली इसको फिल्ड किया जाता है, फिल्ड विद प्लैटिनम, सिल्वर, ठीक है, या फिर पैलेडियम, इनके द्वारा इसको फिल्ड किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं दैट इज KOH एक्वस। देखो KOH के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, KOH 3 सेल में इस्तेमाल किया गया है। निकेट सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था, फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, प्लस बटन सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। तो पहली चीज़ तो वही होगी बेटा आपकी कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो बता दो बेटा, व्हाट इज एनोड? हाइड्रोजन गैस, कैथोड ऑक्सीजन गैस, और इलेक्ट्रोलाइट एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH लेके चलते हैं। अब जरा देखो रिएक्शंस एट एनोड क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट से काफ़ी साथ अमाउंट में क्या मिलेंगे हमें, OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलाइट से OH नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि OH नेगेटिव वाटर में गया, फिर बाद में आप बैलेंस कर सकते हो। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्व करके 4 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH नेगेटिव में। अब थोड़े सा बात ध्यान से समझिए,
बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बैलेंस करो। जब ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 × 2 4, ठीक है। OH नेगेटिव भी 4 हो गए तो 4 से 4 कट गए। बचेगा क्या? बचेगा आपके पास यहाँ पर H2 कितना ट्वाइस प्लस O2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं ये? यहाँ 2 हैं और यहाँ पर 4 हैं, 2 × 2 है ना, तो 2 से 2 कट गए यहाँ पर, तो 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचेगा तो सीधा आएगा यहाँ पे 2H2O। तो आपने फाइनली रिजल्ट देखा क्या बना आपके पास, तो H2 और O2 मिलकर वाटर मॉलिक्यूल ही दे रहे हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बेकॉन सेल ओवर नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल गैल्विन सेल थे? पहली बात, कॉरोजन फ्री है, सिर्फ वाटर बाहर निकल रहा है ऐसे प्रोडक्ट, तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। दूसरी बात, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 75% होती है, ऑलमोस्ट 75 से 80%। बाकी जो फ्यूल सेल्स थे या बाकी जो भी हम सेल इस्तेमाल करते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 20% 30% होती है। तो मतलब वो आधे से ज़्यादा वेस्ट होते हैं, एनर्जी सोर्स कम देते हैं आपको, जबकि ये एनर्जी सोर्स ज़्यादा देता है प्लस पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहा। दूसरी बात, वाटर ही बन रहा है। इस वाटर को जो एस्ट्रोनॉट्स थे, अब वहाँ तो पानी है नहीं, तो इसको पानी की तरह पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे वो। ये एस्ट्रोनॉट जो होते थे, जैसे इसमें था नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह का जो टीम थी, ठीक है, अपोलो 11 मिशन के अंदर, उनके पास वो करीबन 11 से 12 दिन रहे थे लगभग। तो उस दौरान पर उनके पास पानी की अगर कमी हो जाए तो वो जो यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है उसी को यूज़ करके एज ए वाटर जो स्कैरसिटी उसको कम कर सकते। कौन सा? ये पानी जो बन रहा है डिस्टिल ही होगा। हाँ, ये डिस्टिल वाटर है, लेकिन इसको हम डीमिनरलाइज कर सकते हैं ना, आइंस डाल के। बेटा वहाँ तो मिल जाएंगे ना, इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं इतने, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है एज अल्टरनेट सोर्स। और दूसरी बात, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूस सोर्स, कभी ख़राब नहीं होने वाला। वाटर है, वाटर को तोड़ के वापस बना लो, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2O2 बनेगा और उसी H2O2 को यूज़ करके वापस वाटर बना लो। समझ में आया? तो ये इसके बेनिफिट थे। तो इसकी एफिशिएंसी के बारे में लिखना है आपको कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स थे। सो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स के बारे में लिख लीजिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स? पहले तो ये लिखो फटाफट। हो गया? रब करो। चलो अब बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर नॉर्मल सेल्स पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस? रिएक्शन से याद हुई? हाँ जी, रिएक्शन से याद हुई? चलो, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। पहला तो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जब तक रिएक्टेंट है तब तक एनर्जी चलती जाती है, तब तक ये एनर्जी देगा आपको। रिएक्टेंट खत्म तो वाटर बन गया, वाटर को पीने के लिए यूज़ कर ले या फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके वापस रिएक्टेंट बना ले, ठीक है। सो पहले तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंसी, अराउंड 75% एफिशिएंट होता है, ध्यान रखना इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। देन थर्ड, पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री एज द प्रोडक्ट इज वाटर, प्रोडक्ट वाटर है। फोर्थ, जो प्रोडक्ट वाटर निकला है उसको यूज़ किया जा सकता है एज ए ड्रिंकिंग पर्पस। वाटर लिबरेटेड is
used as drinking। ठीक है बेटा, ही नहीं आएगा। कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो अपोलो 11 मिशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया था। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव नेम द सेल विच इज़ यूज इन अपोलो 11 मिशन। तो फ्यूल सेल मतलब बोलना कौन सा सेल था? H2O2 बैकॉन सेल। इसका नाम क्या है? बैकॉन सेल। ठीक है, H2O2 नहीं करते। H2O2 सेल अगर ऑप्शन में है तो डालो, अदरवाइज वहाँ पे कुछ और होता तो। क्योंकि फ्यूल सेल के तो बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। फ्यूल सेल वो हर एक सेल है जो जिसकी फ्यूल की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है फ्यूल सेल। सर Alright. आज भी तो काम आज भी तो H2O2 डालते हैं। क्या डालते हैं? आज भी H2O2 डालते नहीं, हैं। अब नहीं डालते इतना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रिपेयर डालते करना। हैं। अब हम लोग रॉकेट प्रोपेलेंट्स यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जनरली। कौन से हैं? रॉकेट फ्यूल्स बहुत अलग अलग होते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें, वन ऑफ द रॉकेट फ्यूल्स। ठीक है, वो गैसेस स्टेट में हमने बात की थी उधर। ठीक है, चलिए कोरोजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो कोरोजन होता क्या है? व्हाट इज कोरोजन? इट इज स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोरोजन। सिंपल सी डेफिनेशन, दैट इज स्लो डिकम्पोजिशन of any metal in the presence of air and moisture into undesirable substance। जनरली ये सब्सटेंस होते हैं ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कई बार जो आपका कोरोजन होता है इसको ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स भी कह दिया जाता है, क्योंकि हमेशा मेटल ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब टूट जाता है वो, जो हमें नहीं चाहिए। हर एक कोर्स में यहाँ पर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की। ठीक है, तो कोरोजन बेटा 4 थे, चारों का एक बार थोड़ा सा जनरल रिकैप हो जाए, उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं आयरन की कोरोजन। तो आयरन का कोरोजन जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन प्लस वाटर को एब्जॉर्व करके फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर क्या बना लेता है? Fe2O3.XH2, दैट इज वी कॉल्ड एज रस्ट, जो कि इसका कलर रेड ब्राउन का होता है। कॉपर की अगर बात करें तो जो कॉपर होता है वो CO2 एब्जॉर्व करता है एयर से, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर को लेकर क्या बना लेता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसकी ग्रीन कलर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाँ जी, कॉपर कार्बोनेट। ये सारी बातें 10th में पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रिकैप जल्दी करवा। सिल्वर जो होता है एटमॉस्फेयर से H2S गैस एब्जॉर्व करता है और क्या बना लेता है? Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, और इसकी ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, दिस इज द ब्लैक, और ये ग्रीन होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर मतलब तांबे के बर्तन ग्रीन हो जाता है नॉर्मली। एंड एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम एटमॉस्फेयर से O2 एब्जॉर्व करके एल्यूमिना बना लेता है, Al2O3, जिसके जो कलर होता है डेट इज ऑफ वाइट, इसको हम एल्यूमिना की लेयर बोल देते हैं, एल्यूमिना। तो इतना आपने आई थिंक 10th में भी पढ़ा है, कोई इशू नहीं है। हमें जो डिटेल पढ़नी है वो है ये कि इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन पे बात करेंगे, जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। लास्ट या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था यहाँ से कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कैसे याद करना है देखते जाओ, रब करें। नाउ गिवन हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बात समझिए बेटा। होता क्या है, हम मान लीजिए एक यहाँ पर एक शीट लेते हैं,
कोई भी एक मेटल की शीट, आयरन की शीट, ठीक है, और इसका कोरोजन पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो जनरली क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल सरफेस है, इम्प्योर आयरन सरफेस दैट बिहेव एज ए स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें दो हिस्से होंगे। मान लो यहाँ पे हल्का सा डेंट आ गया, हम बोलते हैं ना गाड़ियों पे डेंट आ गया तो फटाफट से रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ नॉर्मली किसकी बनी होती है, आयरन की अगर बनती है तो उस पर हल्का सा डेंट आ गया तो क्या हो जाता है, रस्टिंग करना स्टार्ट होता है। तो ये रस्टिंग का फिनोमेना कैसे स्टार्ट होता है, और यहाँ पे रस्टिंग में छोटे छोटे मिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, उनकी रिएक्शन क्या होती है, वो सारी डिटेल में। तो पहले एक स्टेटमेंट लिखो, द आयरन सरफेस, द इम्प्योर आयरन सरफेस, द इम्प्योर आयरन सरफेस, इम्प्योर आयरन सरफेस है दैट बिहेव लाइक अ स्मॉल electrochemical cell in presence of O2, water and CO2। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के 3 नाम दिए थे हमने, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। Such a cell is known as corrosion cell, इन्हें हम corrosion cell कहते हैं। यहाँ पर जो एनोड होगा, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, क्या क्या लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो एनोड इज जनरली प्योर आयरन, प्योर आयरन सरफेस होगा, कैथोड इज इम्प्योर आयरन, एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंडीशंस दैट वी आर टेकन। क्या कंडीशन थी इसकी, एयर मॉइस्चर, ठीक है, दैट इज एयर मॉइस्चर। अच्छा एक और बात बताओ, क्या डिस्टिल वाटर कोरोजन करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन करेगा? क्यों? चार्ज नहीं होता, डिजॉल्व ऑक्सीजन होना जरूरी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या एसिडिक मीडियम आपका कोरोजन कराएगा? रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेज इन द एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना। CO2 गैस की वजह से होता है कोरोजन, एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या रोल होता है CO2 का, क्योंकि देखो मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड वाटर एंड CO2। तो CO2 का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सीखना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्या हुआ, नोन एज कोरोजन सेल, शॉर्ट में लिखा है। नाउ बेटा देखिए एनोड पे क्या काम होगा। फर्स्ट एट एनोड, एनोड पे जो हमने इम्प्योर सरफेस लिया हुआ है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है, किसमें, आयरन ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे मान लो जो ये वाला हिस्सा मेरा प्योर का था, एनोड की तरह बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई कि आयरन चला गया किसमें, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, दिस इज एनोड। ये सारा खेल 2 इलेक्ट्रॉन का है, बस सारा का सारा खेल 2 इलेक्ट्रॉन का है। अब कैथोड पे बात समझिए, एट कैथोड, कैथोड इंपॉर्टेंट है और कैथोड को समझना ढंग से। कैथोड पे सबसे पहली चीज़, हवा में रखे रखे कैसे काम होता है, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है। मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट आके यहाँ पे गिरता है, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट, एक आयरन की सरफेस पे, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट किसके कांटेक्ट में आ चुका है बेटा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है, CO2 के कांटेक्ट में आ गया। तो सबसे पहली चीज़, जो वाटर था वो CO2 के साथ आते ही क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक। नाउ दिस कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट्स, ये टूटता है, H2CO3 will dissociates to give 2H positive plus CO3 2 negative, ठीक है। तो H पॉजिटिव आइंस हमें मिले जो मेन रोल प्ले करेंगे। अब ये जो 2 H पॉजिटिव हैं
निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले थे? फ्रॉम एनोड। तो ये तो कहाँ से आया? बताओ बेटा, ये कहाँ से आया? फ्रॉम H2CO3 से आया। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? फ्रॉम एनोड से। प्लस हवा में और क्या था? ऑक्सीजन थे। ठीक है, हाफ O2 को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा? H2O बना लेगा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आई बात समझ में? ओवरऑल रिएक्शन लिखिए जरा इसकी। ओवरऑल रिएक्शन में देखो जरा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन। इसका तो काम खत्म, मतलब CO2 का काम क्या था? व्हाट इज द रोल ऑफ CO2 इन द रस्टिंग ऑफ आयरन? इट विल लिबरेट H पॉजिटिव आयंस। तो CO2 का मेन रोल था कि वो H पॉजिटिव आयन हमें देता है। ठीक है, तो इस पे बात करो और इस पे बात करो। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है, तो आपके पास आ गया Fe प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हाफ O2, इट विल गिव यू Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। फटाफट लिखो इसको। टोटल जो वोल्टेज पोटेंशियल आता है इसका E0 दैट इज 1.67 वोल्ट होता है। डन। ऊपर का रब कर रहा हूं मैं। नो सी। अब जो फेरस आयन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो फेरस आयन है ये वाटर के अंदर से ही मूव करेंगे और सरफेस ऑफ आयरन पे आ जाते हैं एंड ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयन। ये जो फेरस आयन बना है ये क्या करेंगे? द फेरस आयन मूव इन वाटर के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, एंड और क्या आते हैं? कम्स एट द सरफेस ऑफ आयरन, कम्स एट द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पे आ जाता है। वेयर इट ऑक्सीडाइज्ड, यहां पर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। आगे लिख सकते हो टू फॉर्म रस्ट। तो देखिए बेटा काम किससे हो रहा है? फेरस आयन जो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट आया था, ठीक है, वाटर के अंदर मूव करते हैं और हवा से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ये ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं हम। हाफ O2 वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, 2 H लेंगे और क्या बना लेंगे? ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो Fe2 3 में चला जाता है प्लस 4H पॉजिटिव आ गया, तो फेरस फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ दिस फेरिक आयन Fe2O3, वाटर तो खूब सारा पड़ा हुआ है, वाटर के अंदर से मूव कर रहे थे, तो XH2O के साथ रिएक्ट करके क्या देगा आपको? Fe2O3 डॉट XH2O, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब पूरा पिक्टोरियल इसके ग्राफिकल समझो कि क्या कहानी हुई। ठीक है, देखो बेटा, लिख लिया आप लोगों ने सब? अब थोड़ा सा पिक्टोरियल समझो इसको। किस तरह से बात की हमने क्या किया? एक आयरन की शीट ली, ठीक है, जिसमें प्योर आयरन सरफेस तो क्या कहलाता है? एनोड, और इम्प्योर आयरन सरफेस कहलाएगा कैथोड। मान लो हल्का सा डेंट आ गया तो इम्प्योरिटी आ गई उसमें कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ दिस इज प्योर सरफेस, तो यहाँ पर सबसे पहले आयरन जो होगा वो किस में चला जाएगा? Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एट एनोड, ये एनोड पे काम हुआ। एनोड का रोल बस इतना सा ही है। अब आपके बारिश के टाइम पे रस्टिंग बहुत जल्दी फैलता है। वो कैसे फैलता है उसका रीज़न समझो। मान लो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल
हवा से CO2 प्लस O2 एटमॉस्फेयर में खूब सारे पड़े हुए हैं, तो CO2 और ऑक्सीजन CO2 और वाटर मिलकर आपको क्या दे देंगे, H2CO3 दे देंगे, और H2CO3 हमें देगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब जरा बात समझना क्या होता है। तो कार्बोनिक एसिड का सिर्फ काम एक ही था, वो क्या करता था, आपको H पॉजिटिव आयन लिबरेट करना। तो ये जो आयरन 2 पॉजिटिव था, दिस आयरन 2 सॉरी ये जो H पॉजिटिव निकला हमारे पास ट्वाइस H पॉजिटिव, ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एनोड, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, प्लस एटमॉस्फेयर से O2 लेता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव, सॉरी ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ये थी। सेकंड रिएक्शन की बात करें हम लोग, अब क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाता था आपके पास, Fe2 पॉजिटिव आयन और वाटर बन गया। वाटर तो यहाँ से बना कैथोड पे, तो जनरली पूछते हैं कैथोड पे क्या बना, तो कैथोड पे से वाटर बना। एनोड पे क्या बना, आयरन आयन। तो एनोड और कैथोड की बात करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में Fe2 पॉजिटिव और वाटर मिल रहा है हमको, बस इलेक्ट्रॉन तो यूज अप हो गए। ठीक है, वाटर से वाटर बन गया, वाटर का तो रोल सिंपल से ये था ना, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करना CO2 के साथ मिलकर। कोई वाटर बना दिया होगा। बेटा उसमें इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी, कौन सा प्योर वाटर था वो। नाउ अब बात करते हैं ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन है जो कि आया था एनोड से, और जो H2O आयन जो कि आया था कैथोड से। ठीक है, ये दोनों मिलकर सबसे पहले आयरन इसके अंदर मूव करेगा, वाटर के अंदर से मूव करके, प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता था, Fe2O3 डॉट प्लस 4H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अब ये जो 4H पॉजिटिव मिले, ये वापस से यूज अप हो सकते हैं। यहाँ पर जो 4H पॉजिटिव आते हैं इसके पास, ये वापस से यूज हो जाएंगे, यहाँ फिर से वही रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसलिए बोला जाता है कि रस्टिंग के दौरान अगर छोटा सा भी हिस्सा रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो पूरी शीट को खराब करेगा। ये नहीं कि बस उतना हिस्सा खराब करके छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि फाइनली जो आपका 4H पॉजिटिव बनते हैं, ये H पॉजिटिव कहीं यूज़ किया हमने नहीं, ये H पॉजिटिव कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। बल्कि और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, जो 4H पॉजिटिव बनते थे, ये H पॉजिटिव यहाँ से हो गया, प्लस कुछ H पॉजिटिव कहाँ से बन रहे हैं, हवा से मिल रहा है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड से मिल रहे थे। तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो मल्टीपल्स में चली जाती है, और इस वजह से बार बार आपका Fe2 पॉजिटिव मिलेगा। और Fe2 पॉजिटिव वाटर खूब सारा पड़ा ही है, वाटर के अंदर तैरते हुए किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई रस्टिंग की कहानी, आई बात समझ में? हाँ जी, तो इसको बेटा इसी तरह से दिमाग में फिट करना। एनोड सिर्फ एक ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस Fe2 पॉजिटिव देता है। कैथोड पे बहुत सारे रोल्स प्ले हैं। कैथोड पे सबसे पहला काम H पॉजिटिव को जनरेट करवाना, जो कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से H पॉजिटिव आएंगे, प्लस हवा से O2 था, इलेक्ट्रॉन मिले थे एनोड से, मिलकर बना देंगे वाटर। अब उसी वाटर में, बने हुए वाटर में तैरता हुआ Fe2 पॉजिटिव आयन, उसको यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव और दे देगा तुम्हें। अब वो H पॉजिटिव फिर से यूज किए जा सकते हैं रिएक्शन थर्ड के अंदर। तो बार बार वो H पॉजिटिव को यूज करते हुए आयरन जो था, आयरन की शीट जो था, प्योर आयरन जो था, वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाता था। और वाटर तो खूब सारा बन रहा है हमारे पास, तो X वाटर मॉडल के साथ मिलकर वो रस्ट कन्वर्ट हो गया। क्या क्या मेथड है टू प्रिवेंट दिस, व्हाट आर द मेथड्स, तो वो भी बात कर लीजिए फटाफट। आई थिंक आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो हम बात करेंगे सिर्फ 2 जनरल मेथड्स पे होती हैं। तो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, पहला तो था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर हम बोलते हैं कि भैया आयरन की सरफेस जब तक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तब तक रस्ट हो रहा है, तो बैरियर लगा दो, ऑयलिंग कर दो, पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, ये सब बैरियर में काउंट हो गए। तो इसमें क्या आ जाता है, ऑयलिंग आ जाता है, ग्रीसिंग आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है। ठीक है, दूसरा आता है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड में देखो क्या करते हैं हम लोग, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के लिए सेक्रीफाइस कर गया, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के कांटेक्ट में इसको रख दिया जाए। ये रब कर दो डायग्राम,
जैसे कि गैस पाइपलाइन है, मान लो जम्मू से कन्याकुमारी तक गैस पाइपलाइन आयरन की बनी हुई होती हैं और मिट्टी के अंदर डिग्ड होती हैं, तो बहुत आसानी से रस्टिंग होने के चांसेस हैं। एटमॉस्फेयर कंडीशन वैसे मिल रही है उनको आसानी से, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, वाटर भी खूब सारा मिल जाता है, CO2 एटमॉस्फेयर में है काफ़ी सारा, तो फटाफट रस्टिंग होती है। ये थोड़ी कि बार बार कहीं से टूट गई तो उसको बार बार हम लोग क्या करें, पेंट करें निकाल के वापस, बहुत वर्क, बहुत ज़्यादा लेबर लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, वो सारा ख़राब हो जाएगा, टाइम भी ख़राब होता है। तो क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को आयरन रस्ट क्यों हो रहा था, बात समझो। मान लो आयरन की ये रस्टिंग थी, तो आयरन रस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था आपको, वो फेरस में कन्वर्ट हो रहा है। किसी तरह से भी अगर हम फेरस आयन को वापस से रिएक्शन को रिवर्स करिए तो बच गया। तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इसके साथ अटैच कर देते हैं, लाइक मैग्नीशियम हो गया, लाइक जिंक हो गया, छोटा सा पीस लगा दो कहीं पर। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा इससे, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल से पहले ऑक्सीडाइज होगा, ये बात तो समझ में आई। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सप्लाई हो जाते हैं इसको, तो जैसे ये रिएक्शन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। तो मतलब इस मेटल के लिए इस मेटल ने कुर्बानी दे दी, सैक्रिफाइस कर लिया, समझ में आई। दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल मेथड, और इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये कैथोड पे होता है, इसको हम कैथोड पे रखेंगे और इसको हम एनोड पे रखेंगे। तो एनोड पर जब भी ये रिएक्शन होने की स्टार्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फटाफट से कौन आपको प्रोवाइड करवा देगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल करवा देगा, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाय कनेक्टिंग इट विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक एसेट्रा। और इसी का एक और एग्जांपल आता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो बेटा गैल्वेनाइजेशन का मतलब कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करना है। जिंक भी काम सेम रोल प्ले करेगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसको जनरली कैथोडिक प्रोटेक्शन कहा जाता है क्योंकि कैथोड ने प्रोटेक्ट किया इसको। कैसे प्रोटेक्ट किया, बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टिनिंग कर सकते हैं हम लोग। What is tinning? Coating with tin। ठीक है, थर्ड आता है दैट इज यूज ऑफ एंटी रस्ट मटेरियल। आजकल केमिकल्स काफ़ी सारे आ गए हैं, तो यूज ऑफ एंटी रस्ट मटेरियल। एटमॉस्फेयर में मतलब आपके मार्केट में काफ़ी सारे एंटी रस्ट मटेरियल, जनरली फॉस्फेट्स होते हैं। एंटी रस्ट मटेरियल जो होते हैं जनरली फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट्स ये होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे तो जनरली क्या होगा, रस्टिंग प्रोटेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिली, दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या कहते हैं हम लोग बेटा, कैथोड पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रख देते हैं विच इज बिहेव एज ए कैथोड। उसका काम सिर्फ एक ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है ना ये। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा जो कि एनोड पे रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसको वापस से रिवर्स करवा देगा, एंड दैट इज हाउ वी प्रोटेक्ट द। डन, चलो फटाफट से